फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और कर ले आज खुद पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह परमार और ब्रह्मास्त्र के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि एलडीसी के हिंदी बैच में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी। सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि जो एलडीसी का सेकेंड पेपर होने वाला उसमें दो सब्जेक्ट आनी है आपके। एलडीसी का जो सेकेंड पेपर होगा उसमें एक तो आपके आनी है हिंदी और एक आपके आनी है इंग्लिश। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी 75 क्वेश्चन आने और इंग्लिश में भी आपके 75 क्वेश्चन आने है ना, 75 प्रश्न आने वाले हैं। देखो एक बात है कि सबसे पहली बात है 75 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं और 75 क्वेश्चन ही इंग्लिश के आने वाले हैं। एक आपका फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर में आपके साइंस मैथ और जीके आने वाला है, तो उनके भी 50-50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेकिन हिंदी को जितनी अच्छी हो सके ना उतनी अच्छी कर लीजिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हम 75 के 75 क्वेश्चन रखने की करने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, जैसे साइंस हो। मेरा ऐसा मानना है कि जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैथ, साइंस और जो जीके जीएस रहने वाला है उसमें आप 50 में से 50 क्वेश्चन तो करने से रहे, लेकिन हिंदी में आप 75 से 75 कर पाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी हिंदी की जो आज की क्लासेस हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस में रहने वाला है, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी हो, अभ्यर्थी का पहला काम यही होता है कि वो अपना सिलेबस अच्छे से देखे कि कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में है और कौन सा टॉपिक सिलेबस में नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे अक्सर बहुत सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं जो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं होता है, फिर क्या होता है कि वो क्वेश्चन आते नहीं है और कुछ मतलब नहीं निकलता उन टॉपिक को। इसलिए हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है और उतना ही पढ़ेंगे, हो सकेगा तो ज्यादा ही पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे कि भाई क्वेश्चन आया और हमें हमारे पढ़े हुए में से नहीं आया। ठीक है, बात करेंगे हम सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक जो रहने वाला है वो संधि रहेगा। संधि के बाद आपका जो टॉपिक रहने वाला वो समास रहेगा। उपसर्ग, प्रत्यय, प्रत्यय संज्ञा, शब्दों से विशेषण बनाना। अगर आप हिंदी पहली बार पढ़ते होगे तो आपको ये टॉपिक थोड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन क्या किया है बोर्ड ने कि दोनों टॉपिकों को मिलाकर आपका एक ही टॉपिक बनाया है। हम पढ़ेंगे इनको पूरा, लेकिन लास्ट में हम बताएंगे कि कैसे हमें ये करना है। फिर आपका जो टॉपिक रहने वाला वो क्रिया रहने वाला है, वाच्य, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, उसके बाद आपका शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि,
इधर लिख देता हूं एक टॉपिक, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। और हम बात करें तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक रहेगा वो संधि रहेगा। फिर आपका टॉपिक रहने वाला समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, क्रिया, वाच्य, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। और एक टॉपिक आपका ये है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां। देखो कुछ टॉपिक इनमें से ऐसे हैं जिनको आपको रटना ही पड़ेगा। रटना क्या मैं आपको बता दूंगा। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल रहेगा उस पर आपको एक शीट उपलब्ध करवाई जाएगी, वो पढ़ लेना। लगभग उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप खुद भी आपके पास जो कंटेंट है उसमें से आप ये कुछ टॉपिक में आपको बता रहा हूं वो पढ़ते रहना और बाकी के मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। जैसे कि संधि है, संधि टॉपिक समझने वाला है, समास समझने वाला है, उपसर्ग समझने वाला टॉपिक है, प्रत्यय है, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, क्रिया, वाच्य। लेकिन पर्यायवाची आप क्या करो, रीडिंग मार्क करो। जितने आप रीडिंग मारोगे पर्यायवाची की, पर्यायवाची उतने ही आपके अच्छे होते जाएंगे। और इनके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किया करो, क्योंकि पर्यायवाची शब्द बहुत ही जोरदार टॉपिक है। जोरदार टॉपिक इसलिए कि ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को फंसाता है और फंसाएगा, इस बार भी फंसाएगा। इसलिए पर्यायवाची शब्दों को आप रीडिंग मारिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कीजिए बस। विलोम शब्द है, विलोम शब्द इतने कठिन है नहीं है। अनेकार्थी शब्द है ना। फिर आपके शब्द युग में और शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये टॉपिक मैं आपको यहाँ करवाऊंगा। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, ये टॉपिक भी आपको शीट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, ये टॉपिक आप जितना अच्छे से अगर आप इसको थोड़े बहुत भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आपके इसमें से नंबर आप अच्छे से मार्क स्कोर कर पाओगे। मुहावरे में लोकोक्तियां, ये ज्यादा इतना कठिन टॉपिक है नहीं। तो अब आज हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे कि जितना कम टाइम में ज्यादा पढ़ा जाए, क्योंकि आपके जो एग्जाम है वो नजदीक आने वाले हैं। देखो हिंदी की अगर हम बात करें ना तो हिंदी में सबसे पहले टॉपिक संधि दे रखा है, लेकिन हम डायरेक्ट संधि नहीं पढ़ सकते हैं। वर्णमाला हालांकि आपके टॉपिक में दे नहीं रखा है, लेकिन वर्णमाला में ऊपरी तौर से सरसरी निगाहों से एक बार देखना पड़ेगा। वर्णमाला में हम वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में कभी कभी टॉपिक में ना रहते हुए, सिलेबस में ना रहते हुए आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है। वो कुछ इंपोर्टेंस लाइन होगी, वो मैं आपको यहाँ पर लिखवा दूंगा। ज्यादा हम इसमें माथापच्ची नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ भी लिया और क्वेश्चन नहीं आए तो फिर उस पढ़ने का क्या मतलब। हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जो पहला टॉपिक रहने वाला है वर्णमाला। टॉपिक का नाम है वर्णमाला। देखो वर्णमाला को अगर हम देखें ना तो हमें ऐसा हम पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि वर्णों की माला है ना। वर्णों की क्या है, माला। जैसे कि मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊं है ना, इससे आपको नॉर्मली रूप से इंट्रोडक्शन कराऊं तो मैं आपको बता सकता हूं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। ऐसा नहीं है कि आप क के बाद आप डायरेक्ट क्या बोल दो, य, तो ये वर्णमाला नहीं होगी। क के बाद प्रॉपर ख आएगा, उसके बाद ग आएगा, फिर ग आएगा। इससे है ना प्रॉपर हम बोलेंगे ना उसको हम वर्णमाला कह सकते हैं। फिर एक और परिभाषा इसकी बनती है साहब कि
स्वरों और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हाँ बिल्कुल, स्वरों और व्यंजनों के समूह को भी वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको समझा रहा हूं, फिर आपको एक बार पूरे नोट्स यहाँ पर लिख दूंगा। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे कि मैं है ना बोल रहा हूं क, ये क्या एक ध्वनि है, और अगर इसको मैं ना लिखित रूप दे दूं ना तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण। जैसे कि ये क्या हो गया? आपका वर्ण हो गया। जैसे कि ख, तो ख भी क्या हो गया? एक प्रकार से वर्ण हो गया। फिर मैं आप बात करूं कि साहब लिखित ध्वनि की आकृति को ही क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह कहते हैं, है ना। हर भाषा में ना लिपि चिन्ह होता ही है, क्योंकि ये क्या है? लिखित वर्ण की आकृति। जैसे ये क की आकृति, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह कहते हैं, है ना। तो ये चीजें समझने की है। फिर हम मैं अगर आपसे बात करूं कि लिखित वर्ण की आकृति को लिपि चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा की जो लिपि है ना वो देवनागरी है, और देवनागरी का एक नियम है। क्या नियम है? कि जो देवनागरी लिपि है वो बाई ओर से दाई ओर लिखी जाएगी। कोई भी हम लाइन लिखेंगे इधर से प्रारंभ करेंगे और इधर खत्म करेंगे। ये सभी भाषाओं की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हो सकता है किसी भाषा में ऊपर से नीचे लिखा जाए, तो किसी भाषा में दाएं से बाएं भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमारी जो देवनागरी लिपि कहती है कि बाई से दाई ओर इसको लिखा जाना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि तो देवनागरी लिपि में बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती है। जैसी कौन सी? एक तो नेपाली, एक आपकी कौन सी भाषा है? नेपाली। तो एक आपकी भाषा कौन सी है? कोंकणी। हिंदी तो है ही है। एक आपकी भाषा हो जाएगी कौन सी? नेपाली, कोंकणी, मराठी। कौन सी भाषा हो जाएगी आपकी? अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहले आपकी एक हिंदी हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। क्योंकि हिंदी की अगर लिपि देवनागरी है तो हिंदी को हम कभी बहुत बार बोलते हैं कि हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत को माना जाता है, तो इसका मतलब संस्कृत की लिपि भी देवनागरी होगी। तो यहाँ पर एक भाषा हो जाएगी आपकी कौन सी? संस्कृत, है ना। तो कौन सी भाषा? देखो, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, कोंकणी और मराठी, ये पांचों ही भाषाओं की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। फिर मैं आपसे बात करूं कि हर भाषा की अपनी क्या होती है? एक लिपि जरूर होती है। जैसे कि हिंदी की बात करूं मैं, तो हिंदी की तो मैंने अभी आपको बता ही दी थी। तो इंग्लिश की अगर मैं आपको बात करूं तो अंग्रेजी की जो होती है ना लिपि, हम अक्सर इस शब्द का प्रयोग करते ही रहते हैं हमारे कामकाज में। अंग्रेजी की जो लिपि होगी वो रोमन हो जाएगी। कौन सी होगी? रोमन। हम कहते हैं ना रोमन संख्या में 5, 6 लिखा हुआ था, वही जो लिपि रहेगी इसकी भी। एक मैं आप बात करूं कि पंजाबी की, कौन सी भाषा? पंजाबी की। तो पंजाबी की जो भाषा की जो लिपि होगी वो आपकी हो जाएगी गुरुमुखी। गुरुमुखी। एक आपकी जो बहुत ही प्रसिद्ध भाषा है जिसकी अगर मैं बात करूं तो उर्दू, जो काफी मीठी लगती है। उर्दू भाषा की जो लिपि हो जाएगी वो एक तो आपकी फारसी, या इसे हम कह सकते हैं खरोष्टी, है ना। हर भाषा की एक लिपि होती है। जैसे कि अंग्रेजी की रोमन हो जाएगी, पंजाबी की गुरुमुखी हो जाएगी, और उर्दू की आपकी हो जाएगी फारसी या खरोष्टी। ये तो बात थी यहां तक। तो एक बार मेरे हिसाब से हम यहां तक लिख देते हैं। यहां तक के नोट्स एक बार आप कॉपी में नोट्स उतार लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, फिर आगे और समझाएंगे और लिखाएंगे। सबसे पहली लाइन है कि वर्णमाला की परिभाषा क्या है। वर्णमाला की परिभाषा है कि वर्णों के व्यवस्थित वर्ण माला कहते हैं। सबसे पहली लाइन जो आपकी बनी है ना वो बनी है कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। दूसरी लाइन आपकी क्या बनेगी साहब? दूसरी लाइन बनेगी कि स्वरों और
व्यंजनों के स्वरों और व्यंजनों के व्यवस्थित समूहों को वर्ण माला कहते हैं, है ना। पहली लाइन बन गई आपकी, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। दूसरी लाइन आपकी बन गई कि स्वरों और व्यंजनों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बाकी के आगे लिखाता हूं। इसके बाद हम बात करें तो ध्वनि के लिखित ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है साहब, भाई ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो लिखित ध्वनि के वर्ण को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, और जो लिपि लिखी जाती है, वर्ण लिखा जाता है, उसकी जो आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह कहते हैं। लिखित ध्वनि के वर्ण की आकृति को ही, वर्ण की आकृति को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपसे बात करूं तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। कई बार तो मैं आपको बोल चुका हूं, लेकिन आप जब तक इसको लिखोगे नहीं तो हो सकता है कोई दिनों बाद आप भूल भी जाओ। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी साहब, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी, है ना। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी, देवनागरी। और जिसको, यह हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जिसे बाई ओर से दाई और लिखा जाता है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जिसे बाई ओर से दाई ओर लिखा जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो मैं कुछ भाषाओं की कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछ भी ली जाती है, तो उनकी आपको लिपि और भाषा के नाम लिखवा देता हूं। सबसे पहले भाषा की बात करूं तो अंग्रेजी, और अंग्रेजी की जो आपकी लिपि हो जाएगी वो कौन सी होगी, रोमन। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, रोमन।
फिर मैं आपसे बात करूं कि पंजाबी की लिपि की अगर बात करूं तो इसकी लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। और एक भाषा और रह गई है जिसका नाम क्या है? उर्दू। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी, या हम कह सकते हैं खरोष्टी। ठीक है साहब, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि एक होती है हमारी राज्य भाषा। कौन सी भाषा होती है? राज्य भाषा। एक आपकी होती है भाई साहब राष्ट्रभाषा। एक आपकी भाषा होती है मातृभाषा। देखो, राज्य भाषा किसे कहते हैं कि राज्य कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को कौन सी भाषा कहा जाता है? राज्य भाषा। जैसे कि राज्य का कोई भी काम है ना, उसमें हम जो भाषा यूज करें ना, उसे हम कहते हैं राजभाषा। एक आपके भाषा होती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा यानी कि जो भाषा की अगर हम बात करें ना, तो किसी देश के एक बहुत ही जनसमूह के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी कहलाती है? राष्ट्रभाषा। मातृभाषा की अगर मैं बात करूं तो जिस मिट्टी में हम पैदा होते हैं और उसी मिट्टी के अंदर हम जो बचपन से लगाकर जो भाषा सीखते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि मातृभाषा सबकी अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मैं मान लो मैं मेवाड़ में रहने वाला हूं और मेरा जन्म मेवाड़ में हुआ है, तो हमने जो बचपन से जो भाषा सीखी है वो मेवाड़ी सीखी है। हो सकता है किसी मारवाड़ में किसी बच्चे ने जन्म लिया है और वो मारवाड़ में पला बड़ा हुआ है तो उसने मारवाड़ी सीखी होगी। कोई महाराष्ट्र में बड़ा हुआ है तो उसने मराठी सीखी होगी, है ना। सभी अपनी अलग अलग भाषा होती है मातृभाषा। अब हम मैं बात करूं तो राजभाषा की, तो हमारी राजभाषा कौन सी है ना। सबसे पहले मन में सवाल आया कि भाई साहब हमारी राजभाषा कौन सी है, तो राजभाषा हमारी कौन सी है? हिंदी, है ना। और राष्ट्रभाषा की बात करूं तो राष्ट्रभाषा में अभी तक कोई भी लिखित दस्तावेज में नहीं लिख रखा है कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, लेकिन हम हिंदी को मौखिक रूप से ये जरूर मानते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम एक बड़े जनसमूह के द्वारा इसको बोला जाता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि राजस्थान हो गया, इधर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और भी भारत के बहुत सारे स्टेट हैं जो हिंदी को बोलते हैं। इसी कारण जो हिंदी के विद्वान है ना, वो क्या मानते हैं कि हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा है। लेकिन ये मौखिक रूप से ही है, ध्यान रखना, ये मौखिक रूप से है। लिखित रूप से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जहां पर हिंदी को या किसी अन्य भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में बताया गया। अब हम आगे बात करते हैं राजभाषा की। तो राजभाषा का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो भाई हिंदी हमारी राजभाषा है, तो अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक मिलता है। फिर हम बात करें साहब अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा होगी वो कौन सी होगी? हिंदी। इसके अलावा कहा गया है जो हिंदी को हमें पता ही है कि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है। फिर हम बात करें हिंदी की जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी, या तक तो हमने पढ़ ही लिया है। फिर मैं आपसे बात करूं कि देश के अभी जो 22 भाषाएं, उन 22 भाषाओं में, है ना, जो उन 22 भाषाओं में हमारी हिंदी और हिंदी की जो उपभाषा है मैथिली दोनों को शामिल किया गया 22 भाषा में। और जो भाषा संबंधी जो उल्लेख मिलता है ना, ये में 8वीं अनुसूची में मिलता है ना। हमारे देश में अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, उसमें 8वीं अनुसूची में यह उल्लेख मिलता है कि देश में अभी कितनी भाषाएं, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। उनमें से एक हमारी हिंदी और उसकी जो उपभाषा है मैथिली, उन दोनों को शामिल किया गया है। अब मैं आपको यहां तक लिखवा देता हूं क्योंकि कोई भी चीज अगर लिखी नहीं जाएगी ना, तो भले आज या फिर परसों तक आपको याद रह सकती है या एक महीने तक याद रख लोगे,
लेकिन ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगी। तो मैं आपसे बात करूं कि राजभाषा किससे कहते हैं, तो राजभाषा की आपको डेफिनेशन लिख दो। राजभाषा की परिभाषा क्या होगी? राज्य 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 कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। इसके बाद मैं आपसे बात करूं कि राजभाषा संबंधित अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी हैं। साथ में एक कोष्टक में एक चीज भी लिख देना कि ये अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 है, लेकिन कभी कभार भाग भी पूछ लिया जाता है। तो भाग कौन सा हो जाएगा अपना? 17वां भाग। हाँ, ये भाग 17वां कोष्टक में लिख दो और उसको भी आपको याद ही रखना है। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। हाँ जी, अब हम आगे की बात करें तो इसके बाद आती है अनुच्छेद 343 एक स्पष्ट। इसको आपको इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। अनुच्छेद 343 एक स्पष्ट संघ की राजभाषा हिंदी होगी एवं इसकी लिपि देवनागरी होगी। कौन सी लिपि होगी? देवनागरी। और देवनागरी लिपि बाई ओर से दाई ओर लिखी जाती है। यहां पर आपके इन्वर्टेड कोमा खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 343 एक स्पष्ट संघ की राजभाषा हिंदी एवं इसकी लिपि देवनागरी होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अब एक दो लाइन और बची है हमारे आज की कि भाई राष्ट्रभाषा किससे कहते हैं? राष्ट्रभाषा किससे कहते हैं? राष्ट्रभाषा देश के एक बड़े
जन समुदाय द्वारा प्रयुक्त भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, राष्ट्रभाषा देश के एक बड़े जनसमुदाय द्वारा प्रयुक्त भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। फिर मैं आपको बताऊं कि देश देश की आठवीं अनुसूची में आठवीं अनुसूची में देश की 22 भाषाओं को शामिल किया गया। देश की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित या शामिल किया गया है ना। 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। हाँ जी, राष्ट्रभाषा देश की एक बड़े जनसमुदाय द्वारा प्रयुक्त भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती। देश की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है ना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। हाँ, है ना। फिर जिसमें मैं आपसे बात करूं कि अभी मैंने आपको लिखवाया था देश की 8वीं अनुसूची में या 8वीं अनुसूची में देश की 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें हिंदी एवं उपभाषा मैथिली को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में देश की 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें आपकी हिंदी और उपभाषा कौन सी, आपकी मैथिली, इन दोनों को शामिल किया गया है। और ये बात आपको ज्यादा ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देश की जो 22 भाषाएं हैं, है ना, उसमें जो हिंदी इसकी भी लिपि कौन सी, देवनागरी, कि उसमें से किसको शामिल किया गया। बहुत बार क्या करते हैं कि आपको 3 ऑप्शन दे देंगे अलग, और चौथा ऑप्शन क्या देंगे, हिंदी नहीं देंगे, और हम जैसे जाएंगे और हिंदी नहीं देखेंगे तो हम एक बार विचलित हो जाएंगे। लेकिन कई बार है ना, ज्यादातर स्टूडेंट को ये बात मालूम ही नहीं होती है कि मैथिली को भी शामिल किया गया। मैथिली इसकी क्या उपभाषा है और इसको क्या किया गया, शामिल किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगली एक ऐसी क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।